तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आर्कियस होता है जो कि अपने हेवन में काफी ज्यादा खुशी से रहता है। आर्कियस यहाँ पर अपने बहुत से पोकेमोन दोस्त के साथ रहता है। आर्कियस का ये हेवन होता है जहाँ पर हर एक पोकेमोन और आर्कियस काफी ज्यादा खुशी से अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। और आर्कियस का ये हेवन काफी ज्यादा सीक्रेट भी होता है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। अर्थ के लोगों को तो खासकर नहीं पता होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं अर्थ पर एक साइंटिस्ट को। ये अपनी लैब में होता है और ये अपनी लैब में स्पेस के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और आर्कियस के ऊपर भी रिसर्च कर रहा होता है। इसको बचपन से ही आर्कियस पोकेमोन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जिस वजह से ये अपने बचपन से ही आर्कियस के ऊपर काफी अलग अलग रिसर्च करता रहता है और उसे ढूंढने की भी कोशिश करता रहता है। इस साइंटिस्ट का नाम जेड होता है। तभी जेड 2 महीने पहले के इंसिडेंट को याद करने लगता है जिसमें यूनोवा रीजन के ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ा खतरा आ गया था, क्योंकि म्यूटू और म्यू के बीच में एक खतरनाक बैटल हो रही होती है, क्योंकि ये दोनों अपनी पावर को एक दूसरे पर आजमाना चाहते थे, जिस वजह से ही पूरा यूनोवा रीजन आग में जल रहा होता है। इन दोनों के बीच की ये लड़ाई काफी ज्यादा भयंकर होती है। दोनों की पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जिस वजह से आसपास की सारी बिल्डिंगें भी चकनाचूर हो रही होती है। और इसी बीच लड़ाई में हम ऐश केचम को देखते हैं। ऐश अपने दोस्तों के साथ होता है, ब्रोक और मिस्टी के साथ, और ऐश भी म्यूटू और म्यू की इस बैटल को रुकाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये भी इनको रुकाने में एकदम नाकामयाब हो रहा होता है। ऐश अपने पिकाचू, अपने ड्रैगनाइट और अपने चारीजार्ड का यूज कर रहा होता है। ऐश अपने चारीजार्ड पर बैठा हुआ होता है और ऐश का पिकाचू उसके ड्रैगनाइट पर बैठा हुआ होता है। ये दोनों म्यू और म्यूटू का पीछा कर रहे होते हैं। तभी म्यूटू अपनी एक हाइपर बीम कर देता है और म्यू भी अपनी हाइपर बीम करता है, लेकिन चारीजार्ड भी अपने ओवरहीट का यूज करके म्यूटू के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और ड्रैगनाइट भी अपनी हाइपर बीम करके म्यू के अटैक को ब्लॉक करता है। उसके बाद ऐश का पिकाचू अपना जी मूव करके म्यू को डैमेज कर देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐश का चारीजार्ड भी मेगा इवॉल्व होकर अपना स्टील विंग करता है, जो कि म्यूटू को लग जाता है। ये दोनों पोकेमोन म्यूटू और म्यू अब एक बिल्डिंग से जाकर टकरा जाते हैं, अपोजिट साइड में टकराते हैं, जिसके बाद ऐश म्यूटू के पास आ जाता है और हम देखते हैं कि ब्रोक और मिस्टी आते हैं म्यू के पास। और यहाँ पर ऐश म्यूटू को समझाने की कोशिश करता है कि बैटल करना बंद करो, तुम्हारी वजह से कई जिंदगियां खतरे में आ चुकी है। और यही बात ब्रोक और मिस्टी म्यू को समझा रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं समझते हैं, बल्कि बदले में म्यूटू ऐश के ऊपर हमला कर देता है और म्यू ब्रोक और मिस्टी के ऊपर हमला कर देता है और इनको जख्मी करके दोबारा से ये दोनों बैटल करने लगते हैं। लेकिन अभी ऐश हार नहीं मानता। ऐश दोबारा से इनको रोकने की कोशिश करने लगता है और इनसे बैटल करने लगता है, लेकिन ऐश पूरी तरीके से फेल हो रहा होता है, क्योंकि सामने इतने ज्यादा पावरफुल पोकेमोन होते हैं। तभी हम देखते हैं कि म्यूटू अपना जाइंट शेडो बॉल कर देता है और इस अटैक से म्यू तो बच जाता है, लेकिन नीचे जमीन पर एक आदमी होता है और उसको ये अटैक लगने वाला होता है। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि साइंटिस्ट जेड होता है। और जब म्यूटू का अटैक साइंटिस्ट को लगने वाला होता है, तभी यहाँ पर एंट्री आर्कियस की हो जाती है और आर्कियस इसे अपनी हाइपर बीम से बेकार कर देता है। और आर्कियस को देखकर साइंटिस्ट जेड की आंखें चमकने लगती है। इसके अंदर एक उम्मीद आ जाती है और यहीं से ये इरादा बना लेता है कि एक दिन मैं आर्कियस पोकेमोन को पकड़ूंगा और इसे अपना पोकेमोन बना लूंगा। लेकिन इस इंसिडेंट से पहले भी ये आर्कियस के ऊपर रिसर्च करता था। उसके बाद यहाँ पर आर्कियस आ जाता है और ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर देता है। म्यूटू और म्यू को भी बैटल करने से रुका लेता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर साइंटिस्ट जेड को इसकी रिसर्च में कामयाबी मिल जाती है और ये आर्कियस का पता लगा लेता है और देख लेता है कि वो अपनी हेवन में है। और जेड के पास एक डिवाइस होता है, टेलीपोर्टेशन डिवाइस, उसका यूज करके ये भी उसकी हेवन में आ जाता है। जेड यहाँ पर अपने साथ एक डिवाइस एब्जॉर्बिंग पावर गन को भी लेकर आता है और आर्कियस को धोखे से इस गन का शिकार बना लेता है। आर्कियस के पीछे से जाता है, इस गन को फायर कर देता है, जिस वजह से आर्कियस के अंदर की सारी पावर ये गन अब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद ये साइंटिस्ट आर्कियस को पकड़ने की कोशिश करता है। इसके पास इसका जेरोरा होता है और आर्कियस अब पावरलेस होता है, तो ये आर्कियस को काफी ज्यादा जख्मी भी कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेवन के दूसरे पोकेमोन आकर आर्कियस को प्रोटेक्ट करते हैं और आर्कियस वक्त रहते यहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये साइंटिस्ट जेड इस हेवन के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है, इस हेवन को अपने अंडर कर लेता है और यहाँ के जितने पोकेमोन होते हैं उन पर राज करने लगता है। फिर हम अर्थ का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऐश अपने
अपने दोस्त ब्रोक और मिस्टी के साथ अपनी जर्नी कर रहा होता है, लेकिन रास्ते में ऐश को एक लेक के अंदर आर्कियस दिखता है जो कि जख्मी हालत में बेहोश होता है। ऐश आर्कियस को अपने दोस्तों को दिखाता है तो ब्रोक और मिस्टी आर्कियस को देखकर शॉक हो जाते हैं। उसके बाद ये सब आर्कियस की मदद करने के लिए आ जाते हैं। ऐश, ब्रोक और मिस्टी अपने पोकेमोन का यूज करके जख्मी आर्कियस को उस लेक के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद ऐश देखता है कि ये तो काफी ज्यादा जख्मी है, तो ऐश कहता है दोस्तों हमें इसकी मदद करनी होगी। जिसके बाद ब्रोक कुछ स्प्रे निकालता है, हीलिंग स्प्रे होते हैं, इनका यूज करता है आर्कियस की बॉडी पर, जिस वजह से आर्कियस की सारी चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तभी आर्कियस की आंखें भी धीरे धीरे खुलने लगती है, लेकिन तभी ऐश आर्कियस की बॉडी को टच कर लेता है और ऐश वो पहला इंसान है जिसने आर्कियस की बॉडी को टच करा है। अब्सॉर्बिंग पावर गन का यूज होने के बाद आर्कियस के ऊपर, और जैसे ही ऐश आर्कियस की बॉडी को टच करता है तो एकदम ऐश की सोल, ऐश का माइंड आर्कियस की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और आर्कियस का माइंड, आर्कियस की सोल ऐश की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद आर्कियस भी होश में आ जाता है और ऐश तो पहले से ही होश में होता है, लेकिन इन दोनों ने अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लिया है। इसके बारे में अभी ब्रोक और मिस्टी को कुछ नहीं पता। जिसके बाद आर्कियस एकदम होश में आता है, खड़ा हो जाता है और अपने आप को देखकर कहता है ये क्या हो गया, मैं आर्कियस की बॉडी में कैसे आ गया। दूसरी तरफ ऐश भी, जो कि अब आर्कियस होता है, वो भी कहता है ये क्या हो गया, मैं एक इंसानी बॉडी में कैसे आ गया, जबकि मैं तो सामने हूँ। और यही बात ऐश भी कहता है। और ये सुनकर ब्रोक और मिस्टी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और क्योंकि अब ऐश आर्कियस की बॉडी में है तो हम आर्कियस को ऐश कहेंगे, और क्योंकि ऐश की बॉडी में आर्कियस है तो हम आर्कियस को ऐश कहेंगे। तो अब ब्रोक और मिस्टी पूछते हैं आखिर तुम दोनों को ये हुआ क्या है, तुम दोनों ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो, ऐश तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो आर्कियस कहता है मैं ऐश नहीं हूँ बल्कि मैं आर्कियस हूँ, लेकिन मैं इस इंसानी शरीर में हूँ। ये बात काफी ज्यादा अजीब है। वहीं पर ऐश भी कहता है दोस्तों ये मैं हूँ ऐश और मैं आर्कियस की बॉडी में हूँ, जरा मुझे पहचानो। अब ये जानकर ब्रोक और मिस्टी को भी एकदम शौक लग जाता है और पिकाचू को भी शौक लगता है। तो पिकाचू सबसे पहले तो आर्कियस के ऊपर आकर बैठता है, क्योंकि भाई पिकाचू को आदत पड़ चुकी है अपने ट्रेनर के शोल्डर पर बैठने की, इसीलिए ये बिना टाइम को वेस्ट करे सबसे पहले आर्कियस की बॉडी के ऊपर आता है। मिस्टी बोलती है ऐश ये कैसे हो गया, तुम आर्कियस की बॉडी में कैसे चले गए। तभी ऐश अपने माइंड पर जोर लगाता है और ऐश को वो सब कुछ याद आ जाता है जो कि आर्कियस के साथ हुआ था, क्योंकि ऐश आर्कियस की बॉडी में होता है तो इसकी मेमोरी भी ऐश के पास है। ऐश को आर्कियस की हेवन दिखती है और जेड दिखता है और वो पूरी बैटल दिखती है जिस बैटल में जेड ने आर्कियस की पावर को ले लिया था। आर्कियस के पास भी ऐश की यादें होती है क्योंकि वो ऐश की बॉडी में होता है, लेकिन उनका यहाँ पर कुछ काम नहीं है। अब उन सभी यादों को देखकर ऐश कहता है आर्कियस मैं समझ गया तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हें वो इविल साइंटिस्ट ने अपना शिकार बनाया और तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया, ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अब जैसे ही ऐश ये बात कहता है तो एकदम आर्कियस कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली, क्या तुम मेरी यादों को देख सकते हो। तो ऐश कहता है हाँ। जिसके बाद आर्कियस को एकदम शौक लगता है और आर्कियस कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब तुम्हें इस दुनिया का राज के बारे में भी पता चल गया। और लिटरली ऐश को ऐसे ऐसे राज पता चल जाते हैं जिनके बारे में ऐश ने कभी सोचा भी नहीं था। और उन सभी सीक्रेट्स को जानने के बाद एकदम ऐश शौक हो जाता है और ये बात सिर्फ आर्कियस को पता होती है, लेकिन अब ऐश को भी पता है। और इन राज को देखने के बाद ऐश की आंखें खुली की खुली रह जाती है, ऐश कुछ बोलने के भी काबिल नहीं रहता। तो एकदम ब्रोक कहता है ऐश तुम्हें ऐसा क्या दिखा, आखिर आर्कियस किस बारे में बात कर रहा है, हमें भी बताओ। लेकिन ऐश इनको कुछ नहीं बताता। ऐश कहता है नहीं, कुछ भी तो नहीं है। जिसके बाद मिस्टी पूछती है आर्कियस से तुम बताओ तुमने किन राज के बारे में कहा। तो एकदम आर्कियस भी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए। तो फिर ब्रोक और मिस्टी का ध्यान भी इस बात से हट जाता है और फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं कि ऐश हमें तुम्हें तुम्हारी असली बॉडी में लाना होगा। तो ऐश जो कि आर्कियस की बॉडी में है वो कहता है हाँ मुझे भी अपनी बॉडी में आना है क्योंकि मुझे पोकेमोन मास्टर बनना है। तभी ब्रोक कहता है वैसे इसका कोई तो रास्ता होगा, मुझे लगता है हमें उस साइंटिस्ट जेड से मिलना है जिसने ये सब कुछ करा है, क्योंकि ऐश ने ये वाली बात ब्रोक और मिस्टी को बता दी थी पहले ही कि कैसे आर्कियस के ऊपर हमला हुआ था उसी के घर में उसके हेवन में, और वो करने वाला साइंटिस्ट जेड था। तो ब्रोक कहता है मुझे लगता है हमें उसकी लैबोरेटरी में जाना चाहिए, क्या पता हमें वहाँ से कुछ पता चल जाए। और ये सुनकर ऐश कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा ब्रोक, मुझे पता है उसकी लैबोरेटरी कहाँ पर है, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। ये कहने के बाद ऐश जो कि आर्कियस की बॉडी में होता है ब्रोक और मिस्टी को अपने ऊपर बिठा लेता है और आर्कियस को भी अपने ऊपर बैठाता है जो कि ऐश की बॉडी में होता है। और फिर ऐश काफी ज्यादा स्पीड से अपने दोस्तों के साथ आ जाता है जेड की लैब में। जेड की लैब काफी ज्यादा शानदार होती है, यहाँ पर
पर इन सभी को काफी ज्यादा चीजें मिलती है जो कि आर्कियस से रिलेटेड होती है। यहाँ पर ब्रोक, मिस्टी, आर्कियस और एश को ऐसी खतरनाक रिसर्च मिलती है जिन पर साइंटिस्ट जेड काम कर रहा होता है। और यहीं पर इनको वो रिसर्च भी मिलती है जिस रिसर्च के अंदर जेड को ये पता लग गया था कि आर्कियस कहाँ पर है और उसका हेवन कहाँ पर है। और फिर यहीं पर आर्कियस और एश को वो टेलीपोर्टर भी मिल जाता है जिसकी मदद से जेड आर्कियस के हेवन गया था। तभी ब्रोक कहता है मुझे लगता है यही वो चीज है जिसकी मदद से हम भी हेवन जा सकते हैं। अगर हम एक बार हेवन चले गए तो हम तुम्हें तुम्हारी असली बॉडी में ला सकते हैं एश। तो एश कहता है हाँ चलो चलते हैं। मिस्टी इस डिवाइस को ऑन कर देती है तो ये डिवाइस एकदम काफी ज्यादा हरकत में आ जाता है और यहाँ पर स्पेस से कनेक्ट होने लगता है जो कि ब्लैक होल से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा फोर्स पैदा हो जाती है। फिर अचानक से ही यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और ये पोर्टल सीधे आर्कियस की हेवन से कनेक्टेड होता है। तो फिर एश, ब्रोक और मिस्टी और आर्कियस ये सभी के सभी इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और अगले पल ये निकल जाते हैं आर्कियस की हेवन में जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। यहाँ पर आर्कियस का एक काफी ज्यादा बड़ा और शानदार महल होता है, कैसल होता है। इस महल और इस कैसल के पास आने के बाद एश कहता है ये तो काफी ज्यादा शानदार है। मैंने इस कैसल को अपनी यादों में देखा है लेकिन असल में देखने पर ये तो कुछ और ही फीलिंग दे रहा है। लेकिन इस कैसल के अंदर साइंटिस्ट जेड होता है जो कि यहाँ के राजा कहला रहे होते हैं। आजकल यहाँ के सारे पोकेमोन जेड ने अपने कंट्रोल में कर लिए होते हैं और सारे हेवन के पोकेमोन बस जेड का ही कहना मानते हैं। लेकिन अगले ही पल छुप छुपा कर हमारे हीरोज भी कैसल के अंदर आ जाते हैं और जेड को देखने लगते हैं कि वो कैसे पूरे हेवन पर रूल कर रहा है। एश कहता है हमें जल्दी ही इसको पकड़ना होगा। उसके बाद एश सोचता है कि मैं तो आर्कियस हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एकदम एश इसके सामने आ जाता है तो जेड एकदम हैरान हो जाता है आर्कियस को देखने के बाद और कहता है तुम वापस आ गए, चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगा। जेड अपने जेरोरा को बैटल करने के लिए भेजता है। जेरोरा अपना थंडर अटैक करता है तो आर्कियस जो कि एश है वो भी अपने हाइपर बीम करने की कोशिश करता है लेकिन वो तो कर ही नहीं पाता क्योंकि उसके पास तो पावर ही नहीं है। आर्कियस पावर लेस हो चुका था। जेरोरा का अटैक एश को लग जाता है और ये नीचे गिर जाता है और कहता है ये अटैक तो काफी ज्यादा दर्दनाक है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है लेकिन मैं तो आर्कियस हूँ, मैं अपनी पावर का यूज क्यों नहीं कर पा रहा। तभी इसको याद आता है कि हाँ मुझे याद आया आर्कियस तो पावर लेस है। तभी यहाँ पर असली आर्कियस जो कि एश की बॉडी में है ब्रोक और मिस्टी भी आ जाते हैं और इन सभी को देखकर जेड कहता है अब तुम बेवकूफ लोग कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे। तभी ब्रोक कहता है बस बहुत हुआ, अभी के अभी आर्कियस की पावर को उसे वापस दो और हमारे दोस्त एश केशम को वापस उसकी असली बॉडी में लेकर आओ। तो ये सुनकर फिर जेड कहता है तुम्हारा मतलब क्या है असली बॉडी में लेकर आओ। तो ब्रोक कहता है हमें आर्कियस अर्थ पर मिला था और जैसे ही एश ने आर्कियस की बॉडी को छुआ तो इन दोनों की बॉडी आपस में एक्सचेंज हो गई। तो ये सुनकर जेड हंसने लगता है और काफी ज्यादा हंसने के बाद कहता है ओ मैं अब समझा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आर्कियस के ऊपर अपनी गन का, अपनी पावर एब्जॉर्बिंग गन का यूज करा था, हो सकता है ये उस गन का साइड इफेक्ट हो। तो ये सुनकर आर्कियस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आर्कियस कहता है मैं असली आर्कियस हूँ और मैं एक इंसानी शरीर में हूँ और ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है, अभी के अभी मुझे पहले जैसा बना दो नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। जेड कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो एकदम आर्कियस अपना जजमेंट अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये एक इंसानी शरीर में है और ये बात ये भूल गया था। इस बात को याद दिलाता है ब्रोक। तभी एश कहता है अरे आर्कियस तुम मेरे शरीर में हो, अपने पोकेमोन का यूज करो। तो फिर आर्कियस कहता है ओ हाँ मैं समझ गया। तभी आर्कियस अपने पोकेमोन को निकालता है और वो होता है ग्रेनिंजा। और फिर आर्कियस कहता है वाओ मैं क्योंकि अब एक इंसान हूँ तो मैं देखूंगा कि पोकेमोन को कमांड देने में कैसा मजा आता है और आखिर इंसान ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन ये देखकर जेड हेवन के पोकेमोन को अटैक करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर बहुत से पोकेमोन होते हैं हेवंस में लेकिन सभी नॉर्मल टाइप पोकेमोन होते हैं। मेरा मतलब है कि ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल पोकेमोन नहीं होता, ना कोई लेजेंडरी पोकेमोन होता। तो एश का ग्रेनिंजा इनको डिफीट कर रहा होता है आसानी से। तभी ब्रोक और मिस्टी भी अपने पोकेमोन को निकाल लेते हैं और मेगा इवॉल्व कर देते हैं, मेगा स्टीलिक्स, मेगा गेराडोस। और फिर ये सब मिलकर हेवंस के पोकेमोन को तो डिफीट कर देते हैं। एश का पिकाचू भी बैटल कर रहा होता है। ये देखकर जेड हैरान हो जाता है। फिर जेड अपने जेरोरा को आगे करता है बैटल करने के लिए। गिराउडोन को भी निकाल लेता है। इसके पास एक लेजेंडरी पोकेमोन होता है जो कि गिराउडोन है। तो आर्कियस यहाँ पर अपने और पोकेमोन को निकालता है, अपने लुकारियो को निकाल लेता है। उसके बाद आर्कियस अपने लुकारियो और अपने ग्रेनिंजा को अटैक करने के लिए कह देता है। ग्रेनिंजा और लुकारियो अटैक करते हैं और गिराउडोन से लड़ने लगते हैं। जेरोरा बैटल कर रहा होता है मिस्टी के, गेराडोस और ब्रोक के स्टीलिक्स से। इस मामले में एश कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो पावर लेस है। तो इसीलिए एश छुपते छुपाते पावर एब्जॉर्ब
एब्जॉर्बिंग गन को ढूंढ रहा होता है और उसे वो मिल जाती है। एश इसको लेता है और जल्दी से बिरोक के पास आ जाता है। इस गन को बिरोक को दे देता है और ये देखकर जेड शॉक हो जाता है। बिरोक इस गन का यूज करता है, वो भी रिवर्स डायरेक्शन में, तो सारी की सारी पावर दोबारा से आर्कियस के अंदर आ जाती है। आई मीन आर्कियस की बॉडी के अंदर आ जाती है। एश को ये पावर काफी ज्यादा इम्प्रेसिव और इमेसिव लगती है। ये पावर मिलने के बाद एश को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट महसूस होता है। एश यहाँ पर हाइपर बीम करता है और पहली बार एक पोकेमोन के तौर पर हाइपर बीम करने में एश को काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। ये हाइपर बीम ज़ेरोरा को लग जाती है। ज़ेरोरा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन तभी जेड ये देखकर गुस्से में आ जाता है। जेड अपने गिराउडोन को उसके प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व कर देता है और कहता है हाइपर बीम करो। तो गिराउडोन हाइपर बीम करता है, लेकिन गिराउडोन की हाइपर बीम को एश केचम अपनी एनर्जी बॉल का यूज करके ब्लॉक कर देता है। उसके बाद एश केचम बहुत ज्यादा चमकने लगता है। आर्कियस की बॉडी चमक रही होती है और फिर एश केचम यहाँ पर अपना फ्लेम चार्ज अटैक करता है। ये फ्लेम चार्ज अटैक सीधे गिराउडोन को लग जाता है। गिराउडोन काफी ज्यादा फोर्स के साथ दीवार से जाकर टकराता है। गिराउडोन बुरी तरीके से जख्मी होकर फेंट हो जाता है। तो ये देखकर जेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर जेड भी अपने ज़ेरोरा को कहता है तुम अपनी थंडर क्लैश का यूज करो। तो ज़ेरोरा यहाँ पर अपने बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज करता है, लेकिन इस अटैक को ग्रेनिंजा अपने वाटर रश और पिकाचू अपने जी मूव और लुकारियो अपने जाइंटोरा स्पेड से आसानी से डिफीट करते हैं, यानी कि ब्लॉक करते हैं और ज़ेरोरा को भी हरा देते हैं, फेंट कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि एश केचम के पीछे से एक काफी ज्यादा रोबोटिक मशीन आती है, जो कि एक फाइटिंग मशीन होती है। ये अपना एक पंच करती है मशीन, जो कि सीधे लग जाता है एश को। तो एश को इससे डैमेज मिलता है, लेकिन इसके बाद एश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आर्कियस का गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अभी एश आर्कियस की बॉडी में है। तो फिर एश इस मशीन पर अपनी हाइपर बीम करता है, लेकिन इस मशीन को ज्यादा डैमेज नहीं मिलता। तो ये देखकर एश शॉक हो जाता है। आर्कियस कहता है मेरी बॉडी से बाहर निकलो इंसान, मुझे मेरी बॉडी में आने दो, तो मैं इस मशीन को खत्म कर दूंगा। लेकिन एश कहता है देखो मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, तो फिलहाल थोड़ी देर चुप रहो और मुझे मजे करने दो, क्योंकि मुझे इस बॉडी में काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और ये कहने के बाद एश तो अपना दोबारा से लड़ाई करने लग जाता है इस रोबोट से। लेकिन आर्कियस सोचने लगता है पता नहीं ये इंसान मुझसे क्या चाहता है, क्या ये मेरी बॉडी से अब बाहर नहीं निकलेगा। इसको वैसे भी मेरे राज पता चल चुके हैं और इसके पास अब इतनी ज्यादा पावर भी आ चुकी है। अगर ये मेरी बॉडी से बाहर नहीं निकला तो फिर मैं क्या करूंगा। मुझे एक इंसान बनकर नहीं रहना, क्योंकि एक दिन फिर मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन वो जिस बॉडी में है, यानी मेरी बॉडी में है, वो बॉडी खत्म नहीं होगी। मुझे मेरी बॉडी हर कीमत पर चाहिए। ये सब सोचकर आर्कियस काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। लेकिन मौका देखकर जेड यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेड को आर्कियस देख लेता है। तो एकदम आर्कियस जेड के सामने आ जाता है। आर्कियस के साथ होते हैं ग्रेनिंजा, लुकारियो और पिकाचू। ये तीनों मिलकर जेड को जख्मी कर देते हैं और पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम एश को देखते हैं, जो कि रोबोट से बैटल कर रहा होता है और रोबोट को अच्छा खासा डैमेज भी कर रहा होता है। फिर धीरे धीरे इस रोबोट की भी शामत आ जाती है, क्योंकि एश यहाँ पर अपने पावरफुल अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से रोबोट की ये मेटेलिटिक बॉडी भी टूटने लगती है और बुरी तरीके से टूटकर गिरने लगती है। और धीरे धीरे इस रोबोट का सिस्टम भी बेकार होने लगता है। इसका पूरा सिस्टम बंद पड़ जाता है और ये एक भी अटैक नहीं कर पा रहा होता है। तभी एश यहाँ पर अपनी इम्प्रेसिव एयर स्ट्रीम का यूज करके इसको और ज्यादा तोड़ देता है और फिर अपनी हाइपर बीम करके इसको टुकड़ों में बिखेर देता है। उसके बाद एश भी जेड के पास आ जाता है और कहता है अब बताओ मैं अपनी बॉडी में कैसे जा सकता हूँ। तो ये सुनकर आर्कियस को राहत मिलती है कि चलो ये वापस तो अपनी बॉडी में आने की बात कर रहा है। तो जेड कहता है हो सकता है अगर आर्कियस अपनी बॉडी को छुए तो वो अपनी बॉडी में लौट जाए। तो फिर से आर्कियस ऐसा ही करता है, जो कि एश केचम की बॉडी में है। ये आर्कियस की यानी कि एश को छूता है और फिर से इनकी बॉडी एक्सचेंज हो जाती है। अब एश अपनी ही बॉडी में होता है और आर्कियस अपनी ही बॉडी में होता है। फिर यहाँ पर आर्कियस अपनी पावर का यूज करता है और टेलीपोर्ट होकर इनको अर्थ पर ले आता है, वो भी ऑफिसर जेनी के पास। एश केचम ऑफिसर जेनी को सब कुछ बता देता है। ऑफिसर जेनी जेड को अरेस्ट कर लेती है और हीरोज को शुक्रिया कहती है। उसके बाद ऑफिसर जेनी तो यहाँ से चली जाती है। उसके बाद आर्कियस भी एश, बिरोक और मिस्टी को थैंक यू कहता है इसकी मदद करने के लिए और यहाँ से चला जाता है अपनी हेवन में। और हम देखते हैं कि एश और बिरोक और मिस्टी ये तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और हंसते हैं। एश कहता है ये एडवेंचर तो लाजवाब था और फिर एश भी अपनी जर्नी पर अपने दोस्तों के साथ आगे निकल जाता है।
सो बस गाइज इस कहानी में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपने अभी भी मेरे चैनल की और ज़्यादा वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए, मेरी वीडियोस को देखिए, मेरी सीरीज़ को देखिए जो कि ऑसम है।